गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लीना रिवर निम्नलिखित में से किस महासागर में गिरती है? लीना नदी निम्नलिखित में से किस महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। लीना नदी गिरती है आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लीना नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है, और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली लीना के अतिरिक्त जो नदियां हैं, ओब नदी है और येनिसी नदी है। यूरोप का मरीज निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है मरीज इटली को। ठीक है, रुकिए, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है तुर्की, और यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है। तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, यानी ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच। मरमरा सागर जो है वो तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा और यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लेब्राडोर जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है, और फ्रांस को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, लेब्राडोर जलधारा तो एक ठंडी जलधारा है, तो यूरोप का गर्म कंबल कैसे हो गई? कोल्ड करंट है ना, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। फ्रांस को नहीं, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। दोनों गलत हैं, डी है। तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि एक वार्म करंट है, उसको यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, और स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, ना कि फ्रांस को। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? देखिए, भारत में जैसे हिमालय है, यूरोप में आल्प्स है। ठीक है, मतलब यूरोप में भी इटली में आल्प्स है, तो इटली में जो है, इटली भी यूरोप का कृषि प्रधान देश है, तो इटली है इसका उत्तर। तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, और यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ला नीना एक शीतल जलधारा जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, और एल नीनो एक गर्म जलधारा। बताइए कौन सा करेक्ट है? ला नीनो शीतल जलधारा जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, और एल नीनो एक गर्म जलधारा है। ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, जब एल नीनो आता है भारत में तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ला नीना एक शीतल जलधारा जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है, वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। नंबर 6 पर आ जाइए। मूलाभ मेघ का निर्माण निम्नलिखित में से किस मंडल में होता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। पर्ल का मतलब होता है मोती। ठीक है, ये होता है उसी में जहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में। तो देखिए, कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं, और इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जाने से रोकती है। ठीक है, और जहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है उसी को ओजोन मंडल भी कह देते हैं। तो ओजोन मंडल देखा जाए तो किसके अंदर है? समताप मंडल में। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं, और यह ऊर्जा जो है लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो सूर्य के विकिरण का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य के विकिरण का लगभग 51% भाग प्राप्त करती है। तो पृथ्वी सूर्य के विकिरण का लगभग 51% भाग जो है प्राप्त करती है। ठीक है, 51%। नंबर 9 पर आ जाइए। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी?
ये ऐसे प्रश्न भी सन वाले पीसीएस में पूछ लेता है मैच करने के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा में नहीं पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न। 1986 में तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू हुआ था 1986 में, 1986 में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है? देखिए, आर्किड की जो खेती होती है वो अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, सिक्किम में भी होती है, हिमाचल में भी होती है। लेकिन आर्किड स्टेट के रूप में जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो है नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। आर्किड एक रंगहीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में और खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती जो है वो उत्तर पूर्वी जलवायु में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, वो आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त कृषि क्षेत्र हैं। नंबर 11 पर आ जाइए। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। ठीक है। जोग फॉल जिसको गरसोप्पा बोलते हैं वो शरावती रिवर पर है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था एग्जाम में। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको बोलते हैं, ये शरावती नदी पर है। और चूलिया या चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। मैच करने के लिए पूछ लेगा, याद रखना। वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है होगनेक्कल प्रपात। ठीक है, होगनेक्कल जलप्रपात। और कर्नाटक राज्य में है भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात। तो भारचुक्की जलप्रपात, बालमुरी जलप्रपात ये कावेरी नदी पर, और होगनेक्कल जलप्रपात भी है कावेरी नदी पर। होगनेक्कल तमिलनाडु में है और भारचुक्की कर्नाटक में और बालमुरी कर्नाटक में। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है, यानी अधिकता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी, इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना पत्थर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, यानी बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटिनीफेरस, मैग्नेसाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के उपनाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक। नंबर 13 पर आ जाइए। प्लूटोरिको निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? प्लूटोरिको की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? सान जुआन, ऑप्शन नंबर ए। तो प्लूटोरिको की राजधानी है सान जुआन और पोर्ट ओ प्रिंस जो है वो हैती की राजधानी है और मसेरू है लेसेथो की राजधानी। एक आधा प्रश्न मैच करने के लिए पूछ लेता है क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, 150 प्रश्न है, तो राजधानी और देश भी पूछ लेता है। नंबर 14 पर आ जाइए। कौन सा देश एरल सागर से नहीं लगा है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सागर से कौन लगा, लाल सागर से कौन लगा, काला सागर से कौन लगा। ठीक है, एरल सागर से कौन लगा, विक्टोरिया झील से कौन लगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो एरल सागर से दो ही लगे हैं, केयू, मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान तो है, कजाकिस्तान किधर गया, कहीं नहीं है। अब नहीं लगाया पूछ रहा है, तो ए भी नहीं लगाया, सी भी नहीं लगाया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ए और सी दोनों। तो एरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अतः सही उत्तर होगा विकल्प संख्या डी, क्योंकि ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी से संलग्न अरब प्रायद्वीप का एक देश है जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इन 7 अमीरातों में अबू धाबी सबसे बड़ा। बताइए कौन सा करेक्ट है? अबू धाबी इन 7 अमीरातों में सबसे बड़ा है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजेराह, रस अल खैमा, शारजहाँ, अल केविन, ठीक है, ये है। और इनमें सबसे बड़ा है अबू धाबी। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन है और यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। बिल्कुल। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मैकमोहन रेखा जो है भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच सीमा रेखा है। ये 1914 में अस्तित्व में आई थी जब भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी और तिब्बत के बीच हुआ था शिमला समझौता।
नंबर 17 पर आ जाइए। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसूरियस, पर्वतीय, मैंग्रोव। बताइए। मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदा हरित वन भी इनको बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। भारत में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन। और ये इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा, यहाँ कौन से मिलेंगे आपको? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पड़ती है तो वर्षा वन मिलेंगे। तो हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। नीचे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? वृक्ष। और सूची 2 में है कि किस प्रकार के वन हैं, वो मैच करना, मतलब इनको। तो रोजवुड महोगनी कैसे वन है? पीपल नीम कैसे हैं? खैर बबूल कैसा? पाइन देवदार कैसा? देखिए, रोजवुड महोगनी ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है या वर्षा वन है। नीम, पीपल और खैर बबूल तो ये कंटीले झाड़ी हो गए। पाइन देवदार पर्वतीय वन हो गए। और पीपल हो गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो ए का 2, बी का 4 पकड़ना आपने को। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये सी हो जाएगा फिर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान जो है कच्छ का रण है और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कोई करेक्ट है क्या? ये दोनों करेक्ट हैं। 20वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला स्टेटमेंट है, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। आती है क्या? बिल्कुल आएगी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं और पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है। तो ज्योग्राफी के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो प्रैक्टिस करते रहिएगा इससे।